Good morning, dear friends and viewers. Welcome back on my channels with new topic. आज की वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी। आज की इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि टैगोर्स जो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जाने जाते हैं, इनको गुरुदेव भी कहा जाता है, गुरुदेव की उपाधि दी गई है। इनका एजुकेशनल फ़िलॉसफी क्या है, जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन के सिलेबस के साथ साथ हिस्ट्री जैसे विषयों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। तो यह एक टॉपिक इतना विस्तृत होगा कि यह एजुकेशन यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ अन्य विषयों के नेट और सामान्य अध्ययन पेपर 1 के लिए भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखना और सुनना दोनों ही है इसमें, चूँकि आपके स्क्रीन पे चीज़ें कंटेंट आ रही है। तो कंटेंट स्क्रीन पे देखेंगे, बहुत सारे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कंटेंट जो है इसमें अवेलेबल है। इसके साथ साथ वीडियो को सुनने में आपका एक्सप्लेनेशंस इम्पॉर्टेंट होता है कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर भी हम बात करते हैं। तो यह एजुकेशन विषय के साथ साथ सामान्य ज्ञान और अन्य ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है आज का वीडियो। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक टैगोर्स एजुकेशनल फ़िलॉसफी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 1861 में हुआ था और मृत्यु जो है 1941 में। टैगोर्स की एजुकेशनल फ़िलॉसफी की चर्चा करने से पहले हम टैगोर्स रविन्द्रनाथ टैगोर के लाइफ स्केच के बारे में ब्रीफ देखेंगे कि उनका लाइफ स्केच क्या रहा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का लाइफ स्केच यानी उनका जीवन परिचय संक्षिप्त में हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कई तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न का फॉर्मेट डिफरेंट रूप में हो सकता है, लेकिन आपके लिए यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही उपयोगी होगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो एक तो इनका नाम, उन्हीं के साथ टैगोर और गुरुदेव की जो उपाधि दी गई थी, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किनको गुरुदेव की उपाधि दी गई है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं जिनको गुरुदेव की उपाधि दी गई है। और साथ ही जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे गीतांजलि, इनकी बहुत ही फेमस रचना है, जो जिनके को लेकर के इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिले हैं। यहाँ से प्रश्न दोस्तों इस गीतांजलि पुस्तक को लेकर के होती है, किसके द्वारा लिखी गई, कब लिखी गई, और इनके इस गीतांजलि को लेकर के जो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला, इसके लिए भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते रहते हैं कि नोबेल प्राइज़ कब मिला, फर्स्ट इंडियंस थे जिनको नोबेल प्राइज़ साहित्य के ऊपर इन्हें प्रदान किया गया था, गीतांजलि को लेकर के, जो 1913 में मिला था। तो ये एक ब्रीफ इनका परिचय है। डिटेल इनके लाइफ स्केल के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और यहाँ से कई तरह से प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो अगर इनके लाइफ स्केच की बात करें, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक शिक्षित और सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके जो पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्हीं के द्वारा इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई थी और इनको प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए टैगोर को बंगाल अकादमी में भेजा गया था।
हालांकि बंगाल एकेडमी का जो निष्क्रिय शिक्षण ट्रेडिशनल शिक्षण पद्धति थी, जिससे टैगोर का मन उब गया था और वे उस शिक्षा को पसंद नहीं करते थे। फिर उनको 1977 में टैगोर को 1877 में टैगोर को कानून की शिक्षा पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। लेकिन इंग्लैंड में भी जो वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें भेजा गया था, वहाँ से भी बिना डिग्री प्राप्त किए हुए ही भारत लौट आए थे, क्योंकि उस समय की तत्कालीन जो शिक्षा पद्धति थी परंपरागत ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति थी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का मन नहीं लगा, क्योंकि उस शिक्षा व्यवस्था को पसंद नहीं करते थे। तो एक तो इनका आरंभिक बचपन का ही रहा कि शुरू से ही ये बचपन से ही कुछ अलग प्रकृति के व्यक्ति थे, जिन्होंने शिक्षा को अलग दृष्टिकोण से देखने और समझने का प्रयास किया। और इनके इसी कारण इनका जो शिक्षा पे व्यू रहा है, जो शिक्षा के ऊपर इनका विचार रहा है, वो अति महत्वपूर्ण है, जो टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षणिक दर्शन भी इसे कहते हैं। तो इनका शैक्षणिक दर्शन की बात तो हम बाद में करेंगे। अभी आरंभ में इनके कुछ जीवन की आरंभिक बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर को स्कूलों में और उच्चतर शिक्षा के लिए भेजा गया, तो परंपरागत शैक्षिक पद्धति से संतुष्ट नहीं रहे। इस कारण से उनको स्वाध्याय के द्वारा ही शिक्षण की प्राप्ति हुई और बचपन से ही इनका प्रकृति के साथ लगाव और प्रकृति के साथ प्रेम रहा था। इनको जैसा कि आरंभ में ही मैंने बताया कि कई विभूतियों से विभूषित किया गया था, जैसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गीतांजलि का इन्होंने आंग्ल भाषा में अनुवाद भी किया, ऐसे गीतांजलि जो है ओरिजिनली मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई थी, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है। उसको अंग्रेजी भाषा में भी इन्होंने ट्रांसलेट किया और उसको लेकर के इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इसके साथ ही साथ 1915 में भारत सरकार ने उस समय की जो तत्कालीन ब्रिटिश मोनार्क थे, उसने टैगोर को नाइट की उपाधि दी थी, जिसकी आगे की स्क्रीन में भी हम चर्चा करेंगे। तो कई उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया गया था और इन्होंने जो परंपरागत शिक्षण व्यवस्था था उससे ऊब करके 1921 में विश्व भारती नामक एक शैक्षणिक संस्था की भी स्थापना की थी, जिसकी डिटेल चर्चा हम करेंगे आगे में। तो ये इनका आरंभिक एक जीवन रहा था, शुरुआती जीवन, जिसमें एक महत्वपूर्ण घटना यही रही कि वे जो स्कूली शिक्षा, जो एक फिक्स चारदीवारी वाली शिक्षा थी, उससे रविन्द्रनाथ टैगोर संतुष्ट नहीं थे। तो इस कारण से इनको उस जो परंपरागत शिक्षा है उसमें मन नहीं लगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो नेक्स्ट स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि नाइटहुड की उपाधि जो इनको दी गई थी, इससे रिलेटेड जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा तो बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। और इस स्क्रीन से कई तरह के प्रश्न यहाँ बनते हैं। एक तो प्रश्न बनता है कि इनको नाइटहुड की उपाधि किसे दिया गया था, नाइटहुड की उपाधि कब दिया गया, किसने दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने इस नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, रिटर्न कर दिया था। जो आपके स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है, ये नाइटहुड के सिंबल्स के रूप में, प्रतीक के रूप में लिया गया है, जो हॉर्स और उसके ऊपर क्षत्रिय का निशान दिया गया है। तो ये नाइटहुड इन्होंने दिया गया, प्रदान किया गया। प्रदान करने के बाद अगेन इन्होंने इस नाइटहुड को रिटर्न कर दिया। तो यहाँ दो चीज़ें आपके स्क्रीन पे आ रही है, एक तो जो इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई और बाद में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो लौटा दिया, जो यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो ये दोनों ही घटनाएं अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं प्रायः। तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल
जैसा कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, चूँकि इन एक रिनाउंड पोएट भी थे, कवि भी थे, उसके कारण इनको नाइट हुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा। और ये नाइट हुड की उपाधि इन्हें दी गई थी 1915 में। और ब्रिटिश मोनार्क ने 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि से साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के बाद ही इन्हें दिया गया था। तो एक तो प्रश्न यहाँ से यही बन जाते हैं कि नाइटहुड की उपाधि किन्हें दिया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। फिर दूसरा प्रश्न बन जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किसने दी, तो ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा दिया गया था। और नाइटहुड की उपाधि इन्हें कब प्रदान किया गया था, तो 1915 में प्रदान किया गया था। उसके बाद आगे की घटना पर अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ही वाज अवॉर्डेड द नाइटहुड बाय द किंग जॉर्ज पंचम, कि जो ब्रिटिश मोनार्क थे किंग जॉर्ज पंचम, तो किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी नाइटहुड का। और इस नाइटहुड की उपाधि को, जैसा कि आरंभ में मैंने कहा कि इन्होंने रिटर्न कर दिया था, लौटा दिया था, तो यहाँ से भी पूर्ण परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई थी। तो दोस्तों आप सब लोग परिचित होंगे, एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो उस जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के बहुत ही दुखी हुए थे और उस घटना ने इनको झकझोर दिया। और ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा दिया गया जो नाइटहुड की उपाधि थी, इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से रिटर्न कर दिया था। तो कई बार पीसीएस परीक्षाओं में भी, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न बनते रहते हैं। कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि थी वो किस घटना के बाद लौटा दिया था। तो जालियांवाला बाग आपको याद रखना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये याद स्मरण में रखना है। और समटाइम प्रश्न ऐसे बनते हैं कि उसमें परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि लौटाई। तो किसने लौटाई, अगर पहले से पता होगा कि नाइटहुड की उपाधि आपको किसने मिला था तब तो आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के, तो लौटाने की बात भी उन्हीं के द्वारा होगा। तो समटाइम सिर्फ यही पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि किन्हें दी गई और नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई, किस घटना के बाद लौटाई। तो इस तरह से 4-5 प्रश्न जो हैं इस स्क्रीन से आपको प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में या हमेशा जो पीसीएस, सामान्य ज्ञान या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस स्क्रीन को अगर माइंड साइट में आप पिक्चर को बैठा लीजिएगा तो उससे आपके बहुत सारी फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन की क्लैरिटी हो जाएगी और आप अपनी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थ्योरेटिकल के साथ साथ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगेन जो हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक्स, मूल टॉपिक्स जो है टैगोर्स फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, अर्थात टैगोर का शैक्षणिक दर्शन। तो टैगोर्स के शैक्षिक दर्शन को समझने के लिए जो आपके स्क्रीन पे सीन देख रहा है उसको अगर ध्यानपूर्वक देखें तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ से मिल जाएगी कि जो टैगोर का शैक्षिक दर्शन था या टैगोर ने जिस तरह की शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था की बात की उनको इन रूपों में समझ सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे रोल आता है विश्व भारती, जो टैगोर के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था है, वही आगे चल करके शांति निकेतन विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ, तो उसको शांति निकेतन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो प्रकृतिवादी शिक्षा थी, अर्थात नेचुरलिज्म।
प्रकृति के आधार पर रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा देने की बात करते थे। तो इनके एजुकेशनल फिलॉसफी में प्रकृतिवादी शिक्षण, अधिगम और शिक्षण की अवधारणा देखने को मिलेगा। और इनका जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वह विश्व बंधुत्व की ओर भी इंगित करता है। विश्व बंधुत्व यानी जो फैटर्निटी की बात, वर्ल्ड फैटर्निटी की बात करते हैं, तो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसके द्वारा आप रविन्द्रनाथ टैगोर की फ़िलॉसफी का एक क्रक्स संक्षिप्त में दर्शन को समझ सकते हैं, जिसको इस पिक्टोरियल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो जो टैगोर का ये विश्वास था, चूँकि जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा कि टैगोर को जो प्रचलित शिक्षा थी उस समय की, उस प्रचलित शिक्षा के घोर विरोधी रहे थे, क्योंकि वह शिक्षा बालक को समय से पहले प्रकृति की गोद से छीनकर क्लासरूम की चारदीवारी में कैद कर देता है, और उसके बाद दफ्तर में, कार्यालय में, फैक्ट्री में, ऑफिसेज में बच्चा कैद हो जाता है, मनुष्य कैद हो जाता है। तो ये जो टैगोर कहते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, कि इसी के कारण वे उस परंपरागत शिक्षा के घोर विरोधी रहे थे कि ये जो शिक्षा प्रणाली है वो बच्चों को जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता से छीन करके और उसको एक चारदीवारी में बंद कर देता है। वैसी शिक्षा की अवधारणा से टैगोर संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए इन्होंने विश्व भारती और शांति निकेतन की स्थापना किया था। इस विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से टैगोर निष्क्रिय शिक्षा को सक्रिय रूप देना चाहते थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि टैगोर शिक्षा की निष्क्रियता को सक्रियता में बदलने का व्यू रखते थे, दर्शन रखते थे। तो टैगोर का दर्शन जो है वो सक्रिय शिक्षा की ओर जाता है। टैगोर का विश्वास इस शिक्षा की इस व्यवस्था में था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को एक स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक बालक को स्वतंत्र वातावरण नहीं मिलेगा, अर्थात बालक हर एक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहेगा, कक्षा में वो डरे नहीं। ऐसा नहीं कि परंपरागत शिक्षा में जो होती थी, कक्षा में बच्चों को डरा करके बैठा दिया जाता था और एक लिसनर के रूप में उसको सुनने को बाध्य किया जाता था। उस व्यवस्था के टैगोर विरोधी रहे हैं। तो टैगोर, जैसा कि प्रकृतिवादी दर्शन इनके शिक्षा दर्शन में दिखती है, तो प्रसिद्ध जो प्रकृतिवादी दार्शनिक थे रूसो, जे रूसो, उनकी भांति ही टैगोर भी प्रकृति को बालक की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं। अर्थात टैगोर का जो शैक्षणिक दर्शन है उसमें ये कहते हैं कि बालक की शिक्षा उनकी प्रकृति नेचर के अनुरूप होना चाहिए। बालक की शिक्षा प्राकृतिक होनी चाहिए और शैक्षिक वातावरण ऐसा हो जिसमें बालक और प्रकृति के मध्य वास्तविक संपर्क स्थापित हो सके, जिससे कि बालक को आनंद महसूस हो, बालक उसमें रुचि ले और प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से जो टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी शैक्षणिक संस्था जो शांति निकेतन को स्थापित किया था, वो बिल्कुल शहर के भीड़ भाड़ इलाकों से दूर जा कर के शांत वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में स्थापित किया था। और शांति निकेतन की स्थापना का मूल उद्देश्य था बच्चों को एक प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक रूप से, स्वतंत्र रूप से सीखने की प्रक्रिया और शिक्षा ग्रहण की प्रक्रिया में शामिल करना। तो टैगोर का जो शैक्षिक दर्शन है उसमें बालक की स्वतंत्रता और बालक की जो प्राकृतिक शिक्षा दोनों के सम्मिलन पर बल देते हैं। तो इस तरह से इसके साथ ही साथ
टैगोर की शिक्षा दर्शन में विश्व बंधुत्व की बात की गई है कि टैगोर विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। तो वो कहा करते थे कि जो समाज की अवधारणा है या राष्ट्र की अवधारणा है, चूँकि टैगोर एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी भी रहे हैं, इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी संबोधित किया जाता है गुरुदेव के साथ साथ, तो ये एक राष्ट्रवादी भी रहे हैं। तो राष्ट्रवादी के होने के साथ साथ इनकी जो राष्ट्रवादी की अवधारणा थी वो कोई संकुचित अवधारणा नहीं थी, राष्ट्रवाद को व्यापक रूप से लेते हैं। और टैगोर कहते हैं कि जो राष्ट्र या समाज से तात्पर्य उनका है संकुचित अवधारणा न हो करके विश्व समाज से था, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। और विश्व बंधुत्व के साथ साथ अपनी राष्ट्रीयता को वैश्विक राष्ट्रीयता से जोड़ते हुए इन्होंने अपने शैक्षणिक दर्शन और शिक्षा के दर्शन की अवधारणा में बल दिया है। टैगोर लिखते हैं कि प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा में के संपर्क में लाना चाहिए, कि प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ व्यक्ति को, बालक को शैक्षिक वातावरण के माध्यम से ही सामाजिक वातावरण में प्रवेश करना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो टैगोर के शिक्षा दर्शन का जो आधारभूत सिद्धांत है, उस आधारभूत सिद्धांत में क्या दिखता है कि प्रकृतिवाद के साथ साथ सामाजिक शिक्षा, समाज उपयोगी शिक्षा और विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। इस तरह से टैगोर के शिक्षा दर्शन के अगर मूलभूत सिद्धांतों को अगर हम देखें तो कुछ सिद्धांतों को इस रूप में देखा जा सकता है। इस स्क्रीन के बाद उसके शिक्षा के एम्स को देखें कि जो टैगोर ने पूरी शिक्षा की अवधारणा दिया, तो उसके माध्यम से एजुकेशन का एम्स क्या था रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार में। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि एम्स ऑफ एजुकेशन रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारधारा में, तो इनका टैगोर का जो विचारधारा का जो एम्स था, उद्देश्य था, शिक्षा का उद्देश्य जो मूल है कि बच्चों का शारीरिक डेवलपमेंट, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट, और बच्चों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल एटीट्यूड का डेवलपमेंट, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये मूल रूप से टैगोर की शैक्षिक दर्शन का मूल उद्देश्य रहा है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास और इंटरनेशनल एटीट्यूड यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति का, एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना शिक्षा का मेन एम्स होना चाहिए। अगर टैगोर के शैक्षिक दर्शन में हम करिकुलम की बात करें कि टैगोर किस तरह की करिकुलम की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रकृतिवादी रहे हैं, मानवतावादी रहे हैं और विश्व बंधुत्व की बात करने वाले रहे हैं, तो उस हिसाब से टैगोर के अनुसार जो शिक्षा का पाठ्यक्रम होगा, करिकुलम होगा, उसकी मूल फीचर क्या रहा। तो टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम का जो प्रकृति हो वो एक्टिविटी बेस्ड हो, कि जो करिकुलम बनाया जाए, पाठ्यचर्या हो, वो एक्टिविटी आधारित होनी चाहिए, क्रिया आधारित होनी चाहिए। और उस पाठ्यक्रम में को करिकुलम या सहगामी जो क्रियाएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं इसको कहा जाता है, उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ नेचुरल डेवलपमेंट की बात शुरू से ही कर रहे हैं, तो अपने करिकुलम में भी नेचुरल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को शामिल किए जाने के पक्षधर में रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, कि इसके जो है नेचुरल बच्चों का नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए, करिकुलम इस तरह से बनाई जाए। जहाँ तक टैगोर के शैक्षणिक दर्शन में मेथडोलॉजी की बात की जाए कि टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होगा, शिक्षण की पद्धति क्या होगा, शिक्षण की पद्धति कैसी होनी चाहिए, तो इस संदर्भ में भी टैगोर ने अपने शैक्षिक विचारों में इस पे चर्चा किया है।
और टीचिंग मेथडोलॉजी के संदर्भ में टैगोर कहते हैं कि जो शिक्षा दिए जाने की पद्धति हो वो इस तरह से हो जो बच्चे इंटरेस्ट और रुचि लेकर के शिक्षण ग्रहण करें। तो टैगोर, जैसा कि शुरू से मैंने कहा कि टैगोर उस समय की प्रचलित पाठ्यक्रम की भांति जो कि निष्क्रिय और निरस थी उसका विरोध करते थे। उस शैक्षणिक पद्धति को ये कहते थे कि कृत्रिमता आधारित शैक्षणिक पद्धति है, उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया और कहा कि शिक्षा और करिकुलम की जो शिक्षण पद्धति है इस तरह होनी चाहिए जो जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। तो टैगोर ने बालक की शिक्षा के लिए कई सारी शिक्षण विधियों की बात करते हैं, शैक्षिक प्रबंधन की बात करते हैं। और उस शिक्षण विधि में रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि जो टीचिंग का मेथडोलॉजी होगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एजुकेशनल टूर एंड वॉक, टैगोर कहते हैं कि टूर के द्वारा, शैक्षणिक टूर के द्वारा, वॉक के द्वारा, भ्रमण के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। और एजुकेशनल टूर और वॉक को टैगोर पढ़ने पढ़ाने को सर्वोत्तम विधि मानते हैं कि भ्रमण के समय पढ़ना और भ्रमण के द्वारा पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। दूसरी जो टैगोर शैक्षिक मेथडोलॉजी की बात करते हैं, डिस्कशन पे फोकस करते हैं कि डिस्कशन होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। रोट लर्निंग का वो विरोध करते थे कि शिक्षा रोट लर्निंग तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षण विधि में डिस्कशन का जगह मिलना चाहिए। अगेन जो मेथडोलॉजी है क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं कि प्रश्नोत्तरी के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, कि बालकों के मन में जो क्यूरियोसिटी है, जो प्रश्न है, उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शिक्षण पेडागोजी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। फिर अगेन एक्टिविटी मेथड्स की बात करते हैं कि क्रिया विधि की बात कर रहे हैं टैगोर, कि टैगोर ने क्रिया सिद्धांत पर भी विशेष महत्व दिया और टैगोर ने ये कहा कि क्रिया के सिद्धांत में इतना विश्वास उनका था कि यदि कोई बालक शिक्षा प्राप्त करते समय ये कोई प्रश्न पूछता है कि मैं क्या करूं, तो वो कहते थे कि उस काम को अवश्य कीजिए। जैसे कोई एक्टिविटी करना है, कोई ये करना है जो शिक्षण गतिविधि से रिलेटेड है, तो वो टैगोर वैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के पक्षधर रहे हैं शैक्षणिक विधि में, टीचिंग की मेथडोलॉजी में और पद्धति में। अर्थात वे एक्टिविटी आधारित शिक्षण पद्धति को बल देते हैं। अगेन अगर हम देखें कि जब करिकुलम की बात कर लिया, शिक्षण की बात कर लिया, तो फिर क्या आता है, रोल ऑफ टीचर्स आता है कि टैगोर का जो शैक्षणिक दर्शन है उसमें प्लेस ऑफ टीचर क्या होगा, कि शिक्षक का स्थान क्या है। तो टैगोर अपने शैक्षणिक दर्शन में शिक्षक को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और वे बताते हैं, टैगोर कहते हैं कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही पढ़ा सकता है। इसलिए टैगोर के शिक्षा दर्शन में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है और टैगोर शिक्षक को शिक्षा का मुख्य आधार मानते हैं। और ये कहते हैं कि चूंकि बालक एक ह्यूमन बीइंग है, मानव प्राणी है, उस मानव प्राणी को शिक्षा देने के लिए, पढ़ाने के लिए मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, उपयोगी है। क्योंकि शिक्षक जो होता है वह उसमें सहानुभूति, प्रेम और एक मानवीयता का वातावरण का निर्माण करके शिक्षण विधि को आगे बढ़ाता है, रचनात्मकता को उत्तेजित करता है और रचनात्मक कार्यों में उन्हें लगाता है। तो इसलिए टैगोर के शैक्षणिक दर्शन में टीचर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंस है।
अहम है और टीचर्स के रोल को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये मानते हैं जैसा कि आज जो वर्तमान आधुनिक युग में 21st सेंचुरी में जो आप सभी परिचित हैं, अवगत भी हैं कि शिक्षण पद्धति और शिक्षण में एआई और टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को महत्व दिया जाता है। तो अगर टैगोर की विचारधारा से हम अगर देखें कि शिक्षण और शिक्षा की क्रियाविधि में शिक्षक का रोल महत्वपूर्ण है, इसको कोई टेक्नोलॉजी, तकनीकी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो एआई के नाम से आज फेमस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बच्चों की जो मानवीयता है उस मानवीय भावना और संवेदनाओं को नहीं समझ सकता है। तो आज का जो एआई और टेक्नोलॉजी है वो शिक्षण को असिस्ट करने में, शिक्षण विधि को मदद करने में, हेल्प करने में रोल निभा सकता है। कभी भी एआई और तकनीकी टेक्नोलॉजी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता है। तो शिक्षा की प्रक्रिया में, शिक्षण विधि में और शिक्षण क्रियाविधि में टीचर्स का अहम इम्पॉर्टेंस रोल है। टैगोर की विचारधारा में अगर हम कहें कि जो टैगोर जिस शिक्षक की कल्पना की थी, तो उनमें शिक्षक के रोल का क्या है कि शिक्षक सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान को नहीं दे, तो पुस्तकीय ज्ञान के अलावा वातावरण से संबंधित क्रिया करके क्रियाशील ज्ञान का निर्माण करे और बालकों में सहानुभूति और व्यवहार का निर्माण करे। तो अगर हम टैगोर के एजुकेशनल दर्शन में टीचर्स के स्थान को देखना चाहें, तो यह मेरे द्वारा इस अवधारणा को निर्मित किया गया है कि टैगोर की फिलॉसफी के अनुसार अगर हम कहें तो शिक्षक टैगोर के अनुसार कैसा हो, जो पुस्तकीय ज्ञान पे ही सिर्फ फोकस ना करे बल्कि वातावरण से संबंधित करके क्रियाशील ज्ञान का निर्माण कराए और बालकों में सहानुभूति और व्यवहार का निर्माण कराना जरूरी होता है। तो इस कार्य को कोई मशीन और टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता है, क्योंकि मशीन और टेक्नोलॉजी में सहानुभूति नहीं होती है, क्रियाशीलता नहीं होती है। इसके द्वारा आप असिस्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। तो इसलिए जो शिक्षण की विधि में टीचर्स का रोल है वह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और टैगोर के शैक्षिक दर्शन में भी हम देखते हैं कि टीचर्स का महत्वपूर्ण रोल है। तो इस तरह से शैक्षिक दर्शन में टैगोर जो हैं इम्पॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद अगर विचारधारा आइडियोलॉजी के लेवल पे हम देखें तो टैगोर की विचारधारा जो है, शैक्षिक विचारधारा, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म तीनों का सम्मिश्रण दिखता है, जो कि गांधी की शैक्षिक विचारधारा में भी इस तरह के देखने को मिलते थे। अर्थात आइडियलिज्म आइडिया, क्रिएटिविटी और वास्तविकता जैसे चीज़ों को रविन्द्रनाथ टैगोर महत्व देते हैं। नेचुरलिज्म नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल विकास, नेचुरल लर्निंग इन्वायरमेंट को टैगोर प्रमोट करते हैं। और क्रिया के द्वारा एक्टिविटी के माध्यम से करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। तो इस तरह से अगर कंक्लूजन निकालें कि टैगोर का जो शैक्षिक दर्शन है उसको किन विचारधाराओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिबिंब करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, जिसको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के रूप में जाना जाता है, टैगोर का शैक्षणिक दर्शन उसी दिशा की ओर इंगित करता है। तो दोस्तों, संक्षेप में हम टैगोर के शैक्षणिक दर्शन को आज यहीं विराम देंगे। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे आने वाली इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और विश्लेषण वीडियो के माध्यम से आपको मदद करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो धन्यवाद।
चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपका कमेंट कुछ इस वीडियो के माध्यम से वीडियो के ऊपर है तो आप अपनी विचारधारा कमेंट ज़रूर भेजें। और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शैक्षणिक दर्शन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा शिक्षण किया जाना चाहिए, तो आप एज ए लर्नर आपसे यह ज़रूर अपेक्षित है कि आप टैगोर के इस शैक्षणिक दर्शन के ऊपर कमेंट ज़रूर करें और जिससे कि आगे के वीडियो में इसी तरह की आपको ज्ञान का मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।